जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था। आप लोगों के कमेंट्स में बहुत जगह था, सर पावर सेक्टर का कंपनी का कुछ विश्लेषण करिए, पावर सेक्टर पे कुछ समझिए कि 2026 में हम कौन सी कंपनीज पे इन्वेस्ट करें। बट सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना समझना चाहिए या पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊं जहां पर आप लोगों को सारी डिटेल पता पड़े, जैसे बैंकिंग सेक्टर में था। इस वीडियो में भी मैंने वही करने की कोशिश करी है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा और समझिएगा कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है किसी अच्छी सेक्टर में तो किस तरह से करते हैं। इसमें आपका पूरा पोर्टफोलियो बन सकता है अगर आप सेक्टर वाइज कैलकुलेशन करें और अगर सेक्टर वाइज आप अपने प्रेफरेंसेस निकालें। पावर सेक्टर हम सब जानते हैं कि एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी ग्रोइंग है और आगे भी अच्छा खासा ग्रो करते हुए जाएगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन और सब्सक्राइब का बटन है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर काफ़ी डिटेल में बातचीत भी करता हूँ और साथ ही साथ मार्केट का आउटलुक भी बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से फ्लक्चुएशन चल रहे हैं उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं क्या करूँगा, आपको कुछ अलग अलग पॉइंट्स में बताऊँगा, बट पॉइंट्स की लिस्टिंग जैसे हम नॉर्मली अपने वीडियोज़ में करते हैं वैसे नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम अपना पोर्टफोलियो पावर सेक्टर में कैसे बनाएं। बट अगर पावर सेक्टर में आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना तो ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि पावर सेक्टर होता कैसे है, बनता कैसे है, टोटल पावर सेक्टर एग्जैक्टली है क्या। पावर सेक्टर एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, उसका इकोसिस्टम है, जिसमें जो चालू होता है पावर बनाना वो होता है रॉ मटेरियल से। तो रॉ मटेरियल के बाद आप करते हो पावर का जनरेशन, जनरेशन के बाद पावर होता है ट्रांसमिट, और ट्रांसमिट के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूट। अब रॉ मटेरियल तो जैसे क्या हो गया, अगर आप थर्मल पावर बना रहे हो तो आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया कोल। अगर आप बना रहे हो से सोलर तो आपके लिए सन की रेज, तो वो आपके लिए कोई कॉस्ट तो है नहीं। वाटर के लिए जाओगे, हाइड्रो एनएचपीसी ऐसे कंपनी काम करती है तो वाटर के लिए आ गई। विंड आ गई सुजलॉन के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते जाओगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि हाँ यार, इसको इस तरह से अगर लेंगे तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉ मटेरियल में यहाँ पर अगर आपको डालना है तो एक ही कंपनी आएगी, वो होगी कोल इंडिया। अब रॉ मटेरियल आ गया, आपने बिजली बना ली, जनरेट कर दी। जनरेशन की मार्केट में कितनी कंपनी है, और अब तो मार्केट में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों का भी झगड़ा चलता है। तो इफेक्टिवली आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, रिन्यूएबल भी देखना पड़ेगा, नॉन रिन्यूएबल भी देखना पड़ेगा। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चलता है, सर रिन्यूएबल में पैसे ही डाल देना, अपन नॉन रिन्यूएबल में डालेंगे उसका फ्यूचर तो है ही नहीं। अरे भाई साहब, समझो इस बात को। गवर्नमेंट के आंकड़े बोलते हैं कि 2040 2047 मतलब 2047 तक हम लोग 60 to 70%, 75-80% तक हम जा पाएंगे सोलर में। बाकी का कैसे आएगा, मतलब वो भी हम यहाँ से 20 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो कोल खत्म नहीं हो रहा, थर्मल खत्म नहीं हो रहा, ये एक बहुत अजीब सा मिथ चलता है मार्केट में। तो उसमें नॉन रिन्यूएबल में कैसे देखना है वो देखेंगे हम लोग, कौन सी कंपनी देखनी चाहिए वो भी देखेंगे। उसके अलावा ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन मतलब कि आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा ट्रेन के बाजू में से ना बहुत बड़े बड़े खंभे निकलते हैं, एक खंभे से दूसरे खंभे तक तारें ही चलती रहती है, और जो कि अनलिमिटेड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक चलती जाती है लाइन, आपने देखी होगी। अब वो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। वो ट्रांसमिट होकर पावर जाता किसके पास है, स्टेट बोर्ड्स के पास, और स्टेट बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये पूरी की पूरी कहानी में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो देखना पड़ेगा। लोग बोलते हैं सर एनटीपीसी में लगा दो, और नहीं नहीं सर एनटीपीसी ग्रीन में लगा दो। अरे क्यों लगा दो, वो कंपनी क्या करती है पता है क्या आपको? चलो एनटीपीसी तो फिर भी समझ में आता है कि एग्जैक्टली कर क्या रही है, थर्मल पावर है। ऐसी कितनी सारी पावर कंपनीज में आप पैसा डाल देते हो और आपको पता ही नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। अब एक एंगल आपने छोड़ दिया, वो था किसका, फाइनेंस का। इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको फाइनेंस करने के लिए कुछ तो लगेगा। पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए, जो हमारे लिए अमर अकबर एंथनी के नाम से हम लोग जानते हैं उनको। तो उन कंपनीज का फिर क्या, उनमें डालना है कि नहीं, क्या वो भी पावर सेक्टर में आती है? ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सीधा सीधा कॉल्स ले लेना किसी भी एनालिस्ट से, इट इज़ वेरी इजी टू टेक। फिर कभी कंपनी अच्छी नहीं चली तो हम उन एनालिस्ट को सुनाएंगे भी सही, क्योंकि उनके चक्कर में लगाया। आपने अपना दिमाग लगाया, पैसा आपका था ना। तो इस वीडियो में आप समझो कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये का अपना मार्जिन लेके रखा है कि 100 रुपये में को इन्वेस्ट करने। आपके पास टोटल मिला के 5 सेगमेंट हो गए। कौन कौन से? पहला सेगमेंट हो गया रॉ मटेरियल, दूसरा सेगमेंट हो गया जनरेशन, तीसरा सेगमेंट हो गया ट्रांसमिशन, चौथा सेगमेंट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवा हो गया फाइनेंस। बराबर? सर सिर्फ हम ट्रांसमिशन में डाल दे क्या? अरे भाई ट्रांसमिशन में मेनली 3 कंपनियां काम करती है जो अच्छा खासा कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी जो दिग्गज कंपनी है वो है पावर ग्रिड।
पावर ग्रिड है, उसके बाद टॉरेंट फार्मा है, बहुत कम, वो सिर्फ अहमदाबाद के आजू बाजू में, मतलब गुजरात में थोड़ा बहुत करती है। उसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन है, उनका थोड़ा सा काम बड़ा है। बट इन सब में सबसे खतरनाक, सबसे हैवी कंपनी कौन सी हुई? पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में पैसा डाले क्या सर? पूरा ही डाल दें क्या? अरे भाई पूरा डाल दोगे ट्रांसमिशन में तो क्या तुमको क्या लग रहा है ट्रांसमिशन में लॉस नहीं होता, या ट्रांसमिशन की कंपनी हमेशा तेजी चलेगी? तो ये पोर्टफोलियो को बनाते कैसे, नहीं समझो। 100 रुपये आपको डालने थे ना, पैसे आपको 100 रुपये डालने थे, तो आप डालो ना। 10 रुपये आप डालो रॉ मटेरियल में, कोल इंडिया में डालो। अब आप कंपनी भी गिनते जाना, मैं एक नॉर्मल सा डेमो आपको पोर्टफोलियो बना के देता हूँ, आप अपने हिसाब से उसको प्लस माइनस करो। दूसरा ट्रांसमिशन डालो ना, पावर ग्रिड में, ट्रांसमिशन में डालो 15 रुपये डालो। अब कितने हो गए? 10 रुपये हो गए आपके कोल इंडिया में, 15 रुपये आपके हो गए पावर ग्रिड में। और उसके बाद 10 रुपये डालो या 15 रुपये डालो फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। अब फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मेनली 3 कंपनियां हैं, कौन कौन सी? पीएफसी, आरईसी, आईआरडीए। अब जिसको रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा पैसा डालने का मन है तो डालो आईआरडीए में। और जिसको वैल्यूएशन देखना है, प्राइस अर्निंग देखना है, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है कि जितना कम प्राइस अर्निंग रेशियो, और कंपनी अगर स्टेबल है, तीनों कंपनियां सेम है, तो जिसका कम होगा प्राइस अर्निंग रेशियो, सस्ती लगेगी, और सस्ती कंपनी को लेने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न मिल सकता है उसमें। तो डालो फिर पीएफसी में। जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा ऐसा लगता है थोड़ा मेरे को रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा डालना है, डालो आईआरडी में। या कोई बात नहीं, 10 रुपये पीएफसी में डालो, 5 रुपये आरईसी में डालो। कितनी कंपनी हो गई? 4 हो गई। पहली हो गई कोल इंडिया 10 रुपये, पावर ग्रिड 15 रुपये, 10 रुपये पीएफसी और 5 रुपये आईआरडीए। देखो पोर्टफोलियो बनते जा रहा है आराम से। अब आ जाते हैं हम लोग मेन, जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो होती है जनरेशन। मैं डिस्ट्रीब्यूशन में पैसे नहीं डालता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और उसमें टाटा पावर होता है नॉर्मली, जो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। मेरे को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा कम है, ग्रोथ इतनी नहीं आती है उसमें। डिस्कॉम बोलते हैं उसको, डिस्कॉम। और भी कुछ कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, बट मेरे को थोड़ा सेगमेंट सही नहीं लगता। तो जनरेशन में आ जाओ। जनरेशन में अब 2 हैं, 60 रुपये बचे आपके पास। कैसे? 10 रुपये आपने डाल दिए कोल इंडिया में, मतलब रॉ मटेरियल में, 15 रुपये आपने डाल दिए ट्रांसमिशन में, हो गए 25, और 15 रुपये आपने डाल दिए पीएफसी और आईआरडी में, 40 हो गए। अब 60 बचे जो आपने जनरेशन के लिए रखे। अब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे हिसाब से फ्यूचर ब्राइट जो है वो ब्राइट सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो उसमें बाइफर्केशन करो, डालो 40 रुपये रिन्यूएबल एनर्जी में, बट 20 रुपये अभी भी डालो नॉन रिन्यूएबल में। अब नॉन रिन्यूएबल के कौन कौन से हो गए? सबसे बढ़िया कंपनी है एनटीपीसी। अब उसके टेक्निकल्स देखो और उसमें फिर सोचो कब पैसा डालना है। कल के कल डालने का नहीं भाई, ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको डेमो बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं पोर्टफोलियो। बट सर वो फिर रिन्यूएबल एनर्जी में 40 रुपये, अरे 40 रुपये के लिए आपके पास बहुत चीज़ें हैं। सोलर है आपके पास, हाइड्रो है आपके पास, विंड है, डालो उसमें। सोलर में डालो। कितने डालेंगे सर सोलर में? अरे सोलर में डालो ना यार, वारी एनर्जीज में डालो, प्रीमियर एनर्जीज में डालो, विंड एनर्जी में सुजलॉन में डालो। उसके बाद में इन सब में आप 15-15 रुपये डाल दो ना यार, 4 कंपनियां पकड़ो, 15-15 रुपये डाल दो, या 10-10 रुपये डाल दो, 4 कंपनी में 40 रुपये हो जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में डाल के एनएचपीसी में डालो, हाइड्रो है। अब सोचो आपके पास क्या क्या हुआ कंपनीज पे। पहले आपने ले लिया कोल इंडिया, दूसरा आपने ले लिया पावर ग्रिड, तीसरा आपने ले लिया पीएफसी, थर्ड ले लिया आईआरडीए, राइट। तो जिस दिन पावर सेक्टर चला ये भागेंगे। उसके बाद रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में आपने ले लिया एनटीपीसी, और रिन्यूएबल में आपने 4 कंपनियां उठाई। टोटल मिला के 10 कंपनियों के अराउंड आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया। और सोचो अब अगर पावर सेक्टर चल गया तो कितना भागेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अगर 10 लाख रुपए डालने या 1 लाख रुपए डालने हैं तो सब ऐसे ही डालने हैं। ये पावर सेक्टर का बना रहे हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं तो सपोज किसी का 10 लाख रुपए आया, पोर्टफोलियो में अपनी बात कर रहा हूँ मेनली, 10 लाख रुपए का मेरे को अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं सीधी सीधी एक ही सेक्टर में पूरा थोड़ी डालूंगा, 2 सेक्टर या 3 सेक्टर में पैसा डालूंगा। एक तो मेरा प्राइमरी सेक्टर हो गया, जैसे सपोज पावर सेक्टर मेरा प्राइमरी हो गया तो 10 कंपनी इसमें हो गई। फिर सेकेंडरी सपोज एक मेरे को लगा डिफेंस में को डालना, तो डिफेंस का एक अलग बना दिया, 5 लाख का डिफेंस का ये पावर का बना दिया, 3 लाख का डिफेंस का बना दिया, और 2 लाख में जनरली जो जो मेरे को अच्छी लग रही है उसमें डाल रहा हूँ। इतना तगड़ा रिटर्न बनता है ना, फिर तभी हमारा एग्जैक्टली बनता है। मैं क्यों पावर सेक्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि हम लोग फोकस तो करेंगे पावर के ऊपर, और जिस हिसाब से वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है, क्रूड पे हमारी डिपेंडेंसी, कोल पे हमारी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट कम ही करना चाहेगी, सोलर पे, विंड पे, इनके ऊपर ज़्यादा ही करना चाहेगी, क्योंकि यार फिर बाकी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होकर हालत टाइट हो जाती है। टेक्निकली अगर अपन देखें मार्केट अभी अच्छा खासा नीचे है, और यहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद में कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेने चाहिए। अगेन
अगर आप डिसीजन लोगे तो टेक्निकल एनालिसिस करके लीजिएगा, और अगर टेक्निकल एनालिसिस और इतना सब सीखना है आपको तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लाइव क्लासेस होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, सैटरडे संडे की क्लास होती है, अभी रिसेंटली चालू हुई है, तो अगर आपको चाहिए तो 1-2 क्लासेस अभी मिस हुई होंगी आपकी, तो ज्वाइन भी कर सकते हो। स्क्रीन पे आपके पास नंबर है, उस पर कॉल करिए और अपनी सीट बुक कराइए और सीट में आ जाइए। लाइव लेक्चर होते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मज़ा भी आता है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको पावर सेक्टर में कैसे काम करना है वो समझ में आया होगा और आप अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाएंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हाँ, कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, ज़रूर बनाऊंगा।